नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर का नेम है अपवाह स्वरूप। और ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। परिचय। अपवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। जब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जल धाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है। यानी आप जान गए कि अपवाह शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है जल प्रवाह यानी वाटर फ्लो। अब भारत का जो आप मानचित्र जब देखेंगे तो पाएंगे कि विविध क्षेत्रों यानी विभिन्न क्षेत्र से आने वाली छोटी छोटी जल धाराएं जो है आपस में मिलके एक मेन रिवर का यानी मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है। और अंत में इन नदियों के जल किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी यानी बेसिन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है एक नदी तंत्र, यानी आप जानते हैं कि भारत में कई नदी तंत्र है, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसी तरह यानी रिवर सिस्टम जो है एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी यानी बेसिन कहा जाता है। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। यानी जब दो नदी तंत्र को कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो या हाईलैंड यानी उच्च भूमि हो, वो दोनों नदी तंत्र को अगर एक दूसरे से अलग करती है तब ऐसे हाईलैंड को जल विभाजक कहा जाता है। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को दो वर्ग में बांटा जा सकता है। एक होता है हिमालय की नदियाँ और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ वैसी नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय से होती है, वैसी नदी को हिमालय की नदी कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ वैसी नदियाँ जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय क्षेत्र से होती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से समुद्रों से घिरा रहता है, वैसे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। और उस क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती है उनको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। साउथ इंडिया के जितने भी नदियाँ हैं सबको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। बच्चों, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। यानी अलग अलग जगह से इनकी उत्पत्ति होती है, इसी कारण नदी जो है एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट टॉपिक है हिमालय की नदियाँ। हिमालय की अधिकांश नदियाँ जो है हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी होती है यानी अस्थायी होती है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से यानी बर्फ के पिघलने से सालों भर जल आपूर्ति होती रहती है। यानी कहने का मतलब जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती है वो बारहमासी होती है। बारहमासी मतलब इसमें सालों भर पानी रहता है, और जब सालों भर रहेगा तो ये नदी स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि इनको वर्षा का तो जल तो मिलता ही है, साथ ही साथ बर्फ के चोटी पर जो बर्फ रहता है वो पिघलता है,
जिससे उनको जल की आपूर्ति होते रहती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती है। इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गहरे गर्ज का निर्माण करती है। देखिए फिगर में दिखाया गया है, यानी जो पहाड़ी नदियां हैं यानी हिमालयी नदियां हैं वह उनकी ढाल ज़्यादा होती है और उस दौरान वह जब निकलती है तो बड़े बड़े पर्वतों को काट के गहरे गर्ज का निर्माण करती है। हिमालय जनित नदियां उद्गम स्थल से मुहाना मुहाना समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती है। ये नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती है और सिल्ट, बालू, मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थों का सम्मोहन करती है, यानी ढो के ले जाती है। नदियां ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों का परिवहन करने में कठिनाइयाँ होने लगती है। यानी ढलान जब रहेगा तो तेजी में लेके जाती है, लेकिन जैसे मैदानी इलाके में आती है तो ढलान कम हो जाता है, और जब ढलान कम हो जाता है तो नदी को इस अवसाद को ले जाने में यानी परिवहन करने में कठिनाई होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ विसर्पित हो जाती है, यानी सांप के जैसे टेढ़ी मेढ़ी होके चलने लगती है। और उस दौरान वह गोकुल झील का निर्माण करती है, बाढ़ के मैदान और डेल्टा जैसी विशेषता का निर्माण करती है। यहाँ पर फिगर में देखिए दिखाया गया है, नदी स्रोत है, ऊपरी भाग है, और जैसे ही नीचे वाली मैदानी इलाके में आती है एकदम टेढ़े मेढ़े सांप की तरफ हो जाती है, गोकुल झील का निर्माण करती है और डेल्टा मुहाना। अब नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है यानी सीजनल होती है, क्योंकि इनका मुख्य स्रोत जो है वर्षा जल है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिनों में जब वर्षा नहीं होती है तो यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जो वाटर लेवल होता है, जल स्तर, वो घट जाता है और छोटी छोटी जो धारा या नलिकाओं में परिणत हो जाती है। इनमें से कुछ नदी जो है पठारी भाग से तथा पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इनमें से जो कुछ नदियाँ होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, यानी पश्चिमी तट से अरब सागर में गिरती है। किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदी जो है पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन कुछ नदियाँ जो हैं वह पठारी भाग और पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ये नदियाँ छिछली होती है, कम लंबी होती है। नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये नदियाँ अनेक जगहों पर वाटरफॉल, जलप्रपात का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वार उन्मुख एस्चुरी का निर्माण होता है। पूछा जाएगा कि कौन सी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती है और कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह डेल्टा का निर्माण करती है और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वह ज्वार उन्मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आप समझ गए कि जो भी नदी अरब सागर में गिरेगी वह एस्चुरी का निर्माण करेगी और जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वह डेल्टा का निर्माण करेगी। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत का प्रवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी एवं गहरी है। मुख्य नदियाँ
के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियाँ भी है, यानी मुख्य नदी सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो इनकी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में भी कई नदियाँ प्रवाहित होती है जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जाके गिरती है। पूछा गया है, क्या आप जानते हैं नदियाँ अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती है। ये तटबंध बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी जो नदी है अपने साथ अवसाद यानी गाद लेके जाती है और जाके किनारे पर जमा कर देती है, यानी तट बना देती है, तटबंध, जिसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। और जिस एरिया में बाढ़ आता है उस एरिया के लोग इसी तटबंध पर रहने लगते हैं और उनके लिए बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद पूछा है कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है। तो आप आंसर इसका क्या देंगे, गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा। पूछा जाएगा कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है। तटबंध माने होता है किनारे, यानी अधिकांश पहले के जितने भी शहर होते थे सब तटबंध पर ही अवस्थित होते थे। तो बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तटबंध पर है, तो गंगा। अब हम लोग को पढ़ना है सबसे बड़ा नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से तो निकलती है और भारत के सबसे पहले किस प्रदेश में प्रवेश करती है, तो कहेंगे लद्दाख। लद्दाख में सबसे पहले प्रवेश करती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रवाह क्षेत्र जो होता है 250 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा नदी या दरगा हुंजा जैसी प्रमुख सहायक नदियाँ आकर मिलती है। अब यहाँ से भी याद रखना है आप लोगों को। पूछा जाएगा सिंधु नदी के सहायक नदी का नाम बताइए, तो कहेंगे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा या उसी को दरगा हुंजा कहा जाता है। यानी याद रखना है 1 2 3 4 4 नदी का याद रखना है। 4 सहायक नदियाँ इसकी प्रमुख है। कौन कौन, तो जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है। और सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, पहले ही आपको बताए थे। जो भी नदियाँ हिमालय से निकलेगी वह पहाड़ को काटेगी और गॉर्ज का निर्माण करेगी। तो ये भी हिमालय से निकलती है, तो इसलिए ये भी गॉर्ज का निर्माण करती है। और इसके गॉर्ज को एक विशेष नाम है, उसको गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। पूछा जाएगा वह कौन सी नदी है जो गिलगिट गॉर्ज का निर्माण करती है, तो कहेंगे सिंधु नदी। यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठानकोट पाकिस्तान के समीप सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आदि नदियाँ सिंधु में मिल जाती है। तो देखिए उधर जो है जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा नदी ये सब सहायक नदी है। और साथ ही साथ जैसे ही पाकिस्तान के नज़दीक में आती है तो वहाँ पर सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये भी नदियाँ जो है
सिंधु में मिल जाती है, यानी ये भी क्या है, सहायक नदी है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। उसके बाद यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जा गिरती है। कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जा गिरती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है। इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत में और शेष पाकिस्तान में स्थित है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है भारत में 1/3 है। 1/3 यानी 1/3, 1/3 भाग जो है भारत में और शेष पाकिस्तान में है। अब है गंगा नदी। इस नदी की मुख्य धारा भागीरथ की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। गंगा नदी जो है इसका मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। यानी पूछा जाएगा गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहेंगे हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। अलकनंदा जो है उत्तराखंड में जो देवप्रयाग है वहाँ पर भागीरथ से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। उसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पूछा जाएगा किस क्षेत्र में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कहाँ पर, तो कहेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में जब आती है तो गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ये भी याद रखना है। पूछा जाएगा कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो कहेंगे पद्मा। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। हुगली नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी है। गंगा के प्रवाह को चित्र 3.3 से समझा जा सकता है। हिमालय की अनेक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है। यानी गंगा की सहायक नदी यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सब आके मिल जाती है गंगा में। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदी, यानी पठार से निकलने वाली भूमि नदी, जैसे सोन भी, यानी सोन नदी जो है वो भी गंगा में मिल जाती है। तो पूछा जाता है कि गंगा की सहायक नदी वह कौन सी है जो पठार से निकलती है, तो कहेंगे सोन नदी। फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भाग में बढ़ती है। फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में है। वहाँ पर जब गंगा नदी जाती है तो 2 भाग में बढ़ जाती है। प्रथम भाग हुगली गंगा के वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है और दूसरी मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। एक जो है हुगली के रूप में निकल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। जहाँ पर जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। ये दोनों के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व
एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा है। यानी सुंदरबन का डेल्टा बनाने में कौन कौन सा नदी का योगदान है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। अभी हम आपको पहले ही बता चुके थे कि दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय या पठारी भाग को जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का उदाहरण है। पूछा जाएगा सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है? तो कहेंगे अरावली। अरावली पर्वत जो है वह सिंधु और गंगा को अलग करती है। अरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। अरावली नगर जो है गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। अरावली से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। यानी सुंदरबन से अरावली पर्वत के बीच की जो लंबाई है वह 1800 किलोमीटर है। इसकी ढाल 1 मीटर प्रति 6 किलोमीटर की दर से सुंदरबन की तरफ क्रमशः घटती जाती है। इसका ढाल जो है 1 मीटर प्रति 6 किलोमीटर की दर से, यानी 6 किलोमीटर पर इसकी ढाल 1 मीटर घटते जाती है। यानी 6 किलोमीटर बढ़ेंगे तो 1 मीटर घट जाएगा इसका क्या है? ढाल। अब है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है, पर इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत से बाहर स्थित है। यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नमचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा मोड़ बनाती है, यानी मोड़ बना के प्रवेश करती है भारत में? तो कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। या कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम के समीप बूढ़ी दिहिंग, देसांग, कोपिली, लोहित, केनुला एवं अन्य सहायक नदियाँ दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक कौन सी है? तो कहेंगे बूढ़ी दिहिंग, देसांग, कोपिली, लोहित, केनुला। ये सब किधर से आकर मिलती है? दक्षिण की ओर से। हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता, ये तीनों ये जो नदियां हैं जो उत्तर से मिलती है ब्रह्मपुत्र में। कौन कौन मिलती है? तो सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता। और उधर से दक्षिण की तरफ से मिलती है देहिंग, देसांग, कोपिली, लोहित, केनुला। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। यहाँ पर नदी की जल में सिल्ट यानी गाद की मात्रा बहुत कम होती है, किंतु यह जब नदी पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तथा उस समय जब अनेक धाराएं इनसे मिलती है तब इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ यह गुम्फित होकर अनेक द्वीपों माने दियारा को जन्म देती है। प्रत्येक वर्ष ऋतु के दौरान नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अगल बगल के क्षेत्रों में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। इससे असम एवं बांग्लादेश में भारी जान माल की क्षति होती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है?
यह पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, यानी आप जान लीजिए, यानी सबसे पूर्ववर्ती नदी यानी पूर्व की माने पहले से ही ये नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब है यमुना नदी। यह नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलकर 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। पूछा जाएगा कि यमुना नदी जो है किस शहर के निकट गंगा में मिलती है, तो कहेंगे प्रयागराज। प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है चंबल, बेतवा, केन, जो दाहिने तट से आके मिलती है। ठीक है, कौन कौन मिलती है, तो चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। अब है घाघरा नदी। यह नदी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के करनाली स्थित मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानते हैं। यह नदी नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा से मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए, इसी नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से पुकारा जाता है। ये कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है, छपरा के पास आती है, तो इसका नाम जो है शारदा नदी, छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण करके गंगा में मिल जाती है। यानी घाघरा नदी को शारदा के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी। यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। पूछा जाएगा कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन अवसाद से प्रत्येक अत्यधिक निक्षेपण होता है और यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। इस नदी के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी है। अब है कोसी नदी। यह नदी महान हिमालय के गोसाई थान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। अब देखिए, ये भी कोसी नदी भी नेपाल से आती है, लेकिन बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। जहाँ पर इसका उद्गम होता है कोसी नदी का, उसका मुख्य धारा अरुण कहलाता है। इसकी अन्य सहायक धाराओं में मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा, लीखू, दुग्ध, तंबूर प्रमुख है। यह इसके अतिरिक्त भी कई धाराओं को समाहित कर कुर्सेला, सहरसा के निकट गंगा से जाकर मिल जाती है। पूछा जाएगा कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो कहेंगे कि कुर्सेला स्थान पर। कुर्सेला कहाँ पड़ता है, तो सहरसा में, सहरसा जिला के कुर्सेला में मिलती है। इस नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि क्या आप जानते हैं गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान टाल के नाम से पुकारा जाता है। यानी गंगा नदी द्वारा जो नया नया जलोढ़ मिट्टी आ जाता है और जो बाढ़ का मैदान निर्मित बनता है उसको टाल कहा जाता है। अब बिहार में पूछा है कि टाल का विस्तार का है, तो मोकामा जो एरिया पड़ता है बाढ़ बढ़िया, ये उधर जो है टाल कहा जाता है। यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन कटाव के लिए विख्यात है।
कोसी जो एक तरफ अपने जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने बाढ़ की विभीषिका से अभिशप्त भी करती है। बाढ़ से रक्षा के लिए इसके दोनों तटों पर तटबंध बनाया गया है। क्या आप जानते हैं बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, जिसके कारण इस नदी को बिहार का सुख भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का सुख किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका होना चाहिए कोसी नदी। अब है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। खंभात की खाड़ी भरूच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह नदी गहरे गर्ज से बहती है तथा धुआंधार प्रपात यानी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। पूछा जाएगा कौन सी नदी धुआंधार प्रपात यानी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा के अधिकांश सहायक नदियाँ छोटी छोटी है जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर मिलती है। इनकी जो भी सहायक नदी है, पूछा जाएगा वह कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदियाँ 90 डिग्री के एंगल पर उनसे मिलती है, तो होगी नर्मदा। इस नदी की लंबाई 13 से 12 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब पहली नदी कौन है, तो गोदावरी, और दूसरी कौन है, तो नर्मदा। अब है ताप्ती नदी, कहिए चाहे तापी नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। यह नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत के निकट पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती है। इनमें गोवा का मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगावेली, सरवती, नेत्रवती, केरल की पेरियार, पंबा, मणिमाला कुछ प्रमुख छोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियों में लूनी प्रधान नदी है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से पूछा जाएगा वह कौन सी नदी है जो मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी है, तो लूनी नदी है। खारे पानी वाली झील, खारे पानी की नदी है। अब देखिए बोल रहा है कि आप जानते हैं राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा ककोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जल प्रपात के उदाहरण है। यानी राजगीर में गर्म कुंड है तो वहाँ पर गर्म पानी का जो झरना है और ककोलत का जो ठंडा पानी का झरना। बिहार में दो जलप्रपात बहुत प्रमुख है बिहार राज्य के। एक है राजगीर के गर्म पानी का झरना और दूसरा है कौन, ककोलत का ठंडा पानी का झरना। अब है महानदी। यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली, यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। महानदी जो है तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका अपवाह प्रणाली का विस्तार
छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोक और तेल। जितने देखिए जो भी नदियां हैं उनकी सहायक नदी को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे इसको याद नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों को याद करना जरूरी है। पूछा जाएगा महानदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल। अब है गोदावरी नदी। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में फैली हुई है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है, पहले ही हम आपको बता चुके थे। इसकी लंबाई 14 से 50 किलोमीटर है। इसी नदी का 50% अपवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित है। प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा, पेनगंगा इसकी सहायक नदी है। प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा, पेनगंगा सब है। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा जैसे नाम से विभूषित किया जाता है। इसका आकार विस्तार जो है उत्तर भारत की गंगा की जैसी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। अब है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा भीमा है। ये सब सहायक नदी याद करना बहुत जरूरी है। अब है कावेरी नदी। कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इस नदी का प्रवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती, लोगपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी है। यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती है, जिनमें दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है, सुवर्णरेखा है। देखिए पूछा गया कि आप जानते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है जो कावेरी नदी पर है। इस जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान होता है। पूछा गया यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, यह कहाँ है, कहाँ अवस्थित है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है, यानी उसी को गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है और शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी। अब है जलाशय झील। कश्मीर स्थित डॉल तथा बुलर झील, नैनीताल राजस्थान का सांभर झील, बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, बेतिया का सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशयों से आप परिचित हैं। देखिए कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, उसके बाद नैनीताल उत्तराखंड में है, राजस्थान का सांबर झील है, अपने बिहार बेगूसराय में कांवर झील है, बेतिया का सरैया मान है, दरभंगा का लक्ष्मी सागर। तब ये तीनों जो है लक्ष्मी सागर, सरैया मान, कांवर पक्षी विहार, ये सब बिहार में है। ये मानवीय उपयोग के साधन के साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आपने झीलों के महत्व को जानने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, यदि उन स्थलों पर झील नहीं होता
तब वे उतने पर्यटकों को आकर्षित कर पाते जितना आज करते हैं। प्रायः जल भरे विशाल गड्ढे को झील के रूप में जाना जाता है, पर झीलों के आकार प्रकार के साथ साथ उनकी प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होती है। निर्माण की दृष्टि से झीलों के निम्नलिखित प्रकार है। धसान घाटी झील। धसान घाटी, एक मिनट, अभी लंबा चैप्टर है इसलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है झील वाला वो हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। यहाँ से झील टॉपिक से आज के लिए इतना ही। थैंक यू।